पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था सांगते एक झटके में पहचान लेता है कि ये साइन नकली है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। इधर मैनेजर ली को गांगते का नंबर मिल गया था, इसीलिए वो उसे मैसेज करके सॉरी कहते हैं और कंपनसेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए वो उसे कल उनके ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। मैसेज देखने पर गांगते ओके रिप्लाई करता है, क्योंकि उसे उसके भाई के लिए मुनियोंग का ऑटोग्राफ भी चाहिए था। इधर मुनियोंग को तो बस गांगते का ही चेहरा याद आ रहा था, क्योंकि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। इधर गांगते को भी मुनियोंग के ही ख्याल आ रहे थे और उसके भाई को रात में बटरफ्लाईज के सपने आते हैं, जिनसे वो बचकर भाग रहा था। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को टेंट में बंद कर लेता है। फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि उसे वो तितलियां मार डालेंगी। गांगते उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शांत नहीं कर पाता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा उदास होता है। अगले दिन गांगते ली की कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था, इसीलिए उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। तभी वो वेटिंग रूम में जाता है, जहाँ पर उसे मुनियोंग की किताबें मिलती हैं। वो उन्हें देखने लगता है, तभी अचानक से मुनियोंग वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उसके पास आकर कहती है कि वो भी दूसरों की तरह ही निकला। मैनेजर ली ने उसे कितने पैसे ऑफर किए। गांगते उसे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहता है। तभी मुनियोंग कहती है कि उसने उसे चाकू मारा था। इस बारे में उसका मुंह बंद करने के लिए मैनेजर ली ने उसे कितने पैसे ऑफर किए। गांगते कहता है कि ऐसा उसने बहुतों के साथ किया है, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए। मुनियोंग पूछती है कि तो फिर वो यहाँ पर क्यों आया है। गांगते कहता है कि वो उसे दोबारा देखना चाहता था, क्योंकि उसकी आंखें उसे किसी की याद दिलाती है। मुनियोंग पूछती है कि उसकी आंखें उसे किसकी याद दिलाती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो फेरी टेल की कहानी दिखाई गई थी, वो इन दोनों की ही बचपन की कहानी थी। मुनियोंग ने गांगते को डूबने से बचाया था और उन दोनों की कहानी आपस में जुड़ी हुई है, और ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं और मुनियोंग उससे पूछती है कि क्या वो उस लड़की से डरता था। गांगते कहता है कि नहीं, वो उसे पसंद करता था। ये सुनकर मुनियोंग शॉक्ड होती है और कहती है कि उस लड़की के बारे में ब्यूटीफुल सी चीजें बताकर क्या वो उसे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। गांगते कहता है कि किसने कहा कि वो मेमोरीज ब्यूटीफुल हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गांगते हर जगह मुनियोंग को फॉलो करता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। एक दिन उसने ये बात मुनियोंग को बताया, तभी उसने उसके सामने एक तितली को मार दिया और नीचे भी उसने बहुत सारी तितलियों को मारा हुआ था। फिर मुनियोंग उससे पूछती है कि क्या अभी वो उसे पसंद करता है। ये देखकर गांगते काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ गांगते मुनियोंग को बताता है कि वो मेमोरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद गांगते कहता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो मैनेजर ली से कह दे कि वो उसे कॉल ना करे। ये बोलकर वो घर जा ही रहा था, तभी मैनेजर ली आ जाते हैं। वो उसे पैसों का बॉक्स देने की कोशिश करता है, लेकिन गांगते पैसे नहीं लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मुनियोंग की असिस्टेंट कहती है कि उसे तो मुनियोंग का ऑटोग्राफ चाहिए था ना। ये सुनकर मुनियोंग कहती है कि अच्छा, तो क्या वो भी उसकी फैन है। असिस्टेंट कहती है कि उसे गांगते ने पूछा था क्या उसे मुनियोंग का ऑटोग्राफ मिल सकता है या नहीं। मुनियोंग कहती है कि अच्छा, तो उसे पैसे नहीं बल्कि उसका ऑटोग्राफ चाहिए। तभी वो अपना एक बुक निकालती है और उस पर साइन करने के लिए उसका नाम पूछती है। तभी गांगते बताता है कि उसका भाई उसका फैन है और उसे ऑटोग्राफ उसके लिए ही चाहिए था। मुनियोंग एक बुक पर साइन करके उसे दे देती है और कहती है कि फिर मिलेंगे, जिस पर गांगते कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बालकनी से मुनियोंग गांगते को ही देखे जा रही थी, क्योंकि गांगते उसे बहुत ही पसंद आ गया था और अभी वो गांगते को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहती थी। इवन वो उसे हाथ में उठाकर इमेजिन भी करती है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और सीक्रेटली गांगते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर गांगते मुनियोंग के दिए हुए बुक को ओपन करता है, जिसमें मुनियोंग ने ऑटोग्राफ नहीं बल्कि उसके नए बुक लॉन्च इवेंट के लिए इनवाइट किया था, जहां वो ऑटोग्राफ के साथ साथ उसके साथ फोटोज भी खिंचवा सकता है। मुनियोंग ने ये गांगते से दोबारा मिलने के लिए किया था, लेकिन गांगते उससे फिर से मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जेसू को सांगते को लेकर कल उस इवेंट में जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपने पार्ट टाइम जॉब में चला जाता है। सांगते तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए वो कल पहन के जाने के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगता है। इधर जूरी जेसू के रेस्टोरेंट में आती है। ये लोग भी दोस्त थे और काफी टाइम बाद मिले थे, इसीलिए ये दोनों काफी सारे बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। इधर गांगते के हाथ के चोट की वजह से उसे काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करता है। तभी नानजूरी उससे वहाँ पर मिलने के लिए आती है। वो दोनों कॉलेज से दोस्त थे। जूरी उसे तब से पसंद करती थी, लेकिन
गांगते उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त ही मानता था। किसी ने उसे बताया था कि गांगते जल्द ही यहाँ से जाने वाला है और उसकी जॉब भी चली गई है। जूरी उससे पूछती है कि अब वो कौन से हॉस्पिटल में काम करने का सोच रहा है। गांगते कहता है अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा। जूरी कहती है कि उसके शहर में जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर एक केयर टेकर की पोस्ट खाली है। हॉस्पिटल का नाम ओके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल है। चाहे तो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे और महीने में 10 दिन की छुट्टी भी रहती है। इसीलिए वो वहाँ पर इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। उसने बताया तो था वो बचपन में सोंगेन सिटी में ही रहता था। सोंगेन सिटी का नाम सुनते ही गांगते चुप हो जाता है। उसके बाद एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सोंगेन सिटी में ही गांगते की मोम का खून हुआ था और उसका खून होते हुए गांगते ने देखा था। क्योंकि वो बचपन से ही अनस्टेबल था, इसीलिए वो पुलिस को भी यही कह रहा था कि एक तितली ने उसकी मोम को मारा है और उसने उसे धमकी दी है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो तितली उसे भी ढूंढ कर मार देगी और वो तब से ही तितलियों से डरता है। तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।